सेनेट से 27वीं तरमीम पास हो गई है। मोस्ट लाइकली नेशनल असेंबली से भी गुजर जाएगी, सेल थ्रू कर जाएगी, आराम से उड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे ये अभी एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें 28वीं तरमीम भी बड़ी चीज नहीं होगी, इसमें 29वीं भी बड़ी नहीं होगी, 30वें पे शायद मसला हो। 27वीं तरमीम की जो हिस्ट्री है ये हमें लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ये कोई पिछले कुछ महीनों में एक पकी है खिचड़ी, लेकिन इसकी कुछ कड़ियां जो हैं ये जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मिलती हैं। माजी के जब आप इवेंट्स देखते हैं, आप सोचते हैं कि ये कब से शुरू हुआ होगा। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपने देनी है जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उससे, और खास तौर पे एक शख्स को सबने सरेंडर एक तरह से कर दिया है सिस्टम के सामने। लेकिन ये एक बहुत खौफनाक अमेंडमेंट है। मैं इसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी या हाइब्रिड निजाम भी नहीं समझती। ये पूरी तरह से एक अथॉरिटेरियन निजाम है। फौज को उसको बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिए हैं आपने, उसके जो सरबराह हैं उन्हें एक तरह से कंसोलिडेट कर दी है पावर, उनमें पूरी तरह से क्रिमिनल आपने इम्यूनिटी दे दी है उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। मेरे ख्याल से ये जो ट्रैजेक्टरी है एक मुकम्मल कैप्चर की, सेंट्रलाइजेशन की, ये शुरू तो पीटीआई के टाइम से या शायद उससे पहले भी हुई थी, और पीटीआई तो बहुत खुल के इसका और मुझे वैसे इस बात पे कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में होते तो यही चीज़ें हो रही होती। लेकिन हमने ये देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक किस्म का आप कह सकते हैं तेज़ी पकड़ी इस प्रोसेस ने। एक जैसे कहते हैं ना हाइब्रिड सिस्टम ऑन स्टीरॉइड्स, सिस्टम के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए या उससे निपटने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। एक इनसिक्योरिटी पीटीआई जरूर है। एक्सपेडाइट जिसने इस प्रोसेस को किया है वो मेरे ख्याल से ये दो सियासी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी है और वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस जो थी वो छोड़ दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। ये जो प्लान इंस्टीट्यूशन का या एस्टैब्लिशमेंट का, ये कोई आज से नहीं था। ये आप समझ लें कि 2009-10 से इसके बारे में जो है वो बातें शुरू हो गई थी। अब देखिए कि 3 आर्मी चीफ यानी जनरल कियानी, राहील शरीफ और बाजवा जो है वो तो चले गए और ये प्लान जो है वो पूरा ना कर सके, लेकिन आज जो है वो ये प्लान पूरा हो गया। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद आपको पता है कि एक रे ऑफ होप थी, एक उम्मीद थी कि अब जमहूरियत की वापसी हुई है। एक रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी देखा 2013 में, लेकिन उसका जो है एंड क्या हुआ, एक अल्टीमेट केओस। और उसके लिए जो है इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हुए। लेकिन खान साहब के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ने एक नैरेटिव बड़ा कामयाबी से बनाया, और वो क्या था? सियासी जमातों से नफरत, लिबरल प्रोग्रेसिव आवाज़ों से नफरत, सिविल सोसाइटी से नफरत, इंडिपेंडेंट मीडिया से नफरत। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान साहब रिमूव हुए तो तब तक उनको लाने का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो चुका था। अगर आपकी कोई सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत भी आएगी, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट भी अगर वापस आ गई, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, जिसकी भी गवर्नमेंट आई, वो इन सब चीज़ों को वहीं पे होल्ड करके रखेगी, क्योंकि इससे उनकी ताकत भी कंसोलिडेट होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। सेनेट से 27वीं तरमीम पास हो गई है। मोस्ट लाइकली नेशनल असेंबली से भी गुजर जाएगी, सेल थ्रू कर जाएगी, आराम से उड़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे ये अभी एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हमें मान लेना चाहिए कि ये जो मुल्क है इसमें अब 27वीं तरमीम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं रह गई, इसमें 28वीं तरमीम भी बड़ी चीज नहीं होगी, इसमें 29वीं भी बड़ी नहीं होगी, 30वें पे शायद मसला हो। 2-3 के बाद लोग शायद फील हो कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, लेकिन फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी को इस पे कोई खास प्रॉब्लम होगा। ऑपोजिशन को ऑफ कोर्स उस पे इतराज है, सिविल सोसाइटी को उस पे बहुत इतराज आते हैं, एक्टिविस्ट को बहुत इतराज आते हैं, लॉयर्स को इतराज हैं, कुछ जजेस को भी इतराज है, लेकिन बहरहाल वो बुलडोज करती हुई गुजर गई है। तो इस 27वीं तरमीम की जो हिस्ट्री है ये हमें लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ये कोई पिछले कुछ महीनों में एक पकी है खिचड़ी, लेकिन इसका कुछ कड़ियां, इसकी कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कड़ियां जो है, और ये बात अभी हम एमएल से भी करेंगे, लेकिन इसकी कुछ कड़ियां जो हैं ये जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मिलती हैं, जो ये कुछ लोग कह रहे हैं। तो जिसको अब गुजरे हुए मेरा ख्याल है 3-3.5 साल, 4 साल होने वाले हैं शायद, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी मिलती हैं कि ये जो आज आपको 27वीं तरमीम नजर आ रही है ये एक बहुत पुराना ख्वाब था। तो ये पुराना ख्वाब था रीमा के इस मुल्क में 2 चीफ जस्टिस होंगे,
नहीं, बहुत दिलचस्प सवाल है। मैं भी इसके बारे में बहुत सोचती हूँ कि माजी के जब आप इवेंट्स देखते हैं, आप सोचते हैं कि ये कब से शुरू हुआ होगा, कि ये प्लान है और इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपने देनी है जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उससे, और खास तौर पे एक शख्स को। um, थोड़ा सा ओपिनियन अबाउट द 27th अमेंडमेंट। आप कह तो रही हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और दुरुस्त है, हमारे मुल्क में इस तरह की ओप्रेशन का निज़ाम है इतना, या लोग इंडिफरेंट हैं या वो इतने डरे हुए हैं या उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपोज करें। एक फीलिंग तो ऐसी ही है, सबने सरेंडर एक तरह से कर दिया है सिस्टम के सामने। लेकिन ये एक बहुत खौफनाक अमेंडमेंट है। पाकिस्तान में आप हमारी अगर तारीख देखें, पॉलिटिकल पार्टीज ने खास तौर पे जमहूरी दौर जब होता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल की इंक्रोचमेंट जो है उसको रेजिस्ट करते हैं। इस तरह की सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है वो इनफैक्ट इन प्रैक्टिस में तो चलता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं देने देते। और अब हमने देखा है, मेरी नजर में इसलिए ये काफी अनप्रेसिडेंटेड अमेंडमेंट है कि आपने इस तरह की एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दे दी। और ये अफसोस ही हम कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और एक सो कॉल्ड जमहूरी दौर में हुआ है। इसलिए मैं आपको पहले भी कहती थी कि मैं इसको हाइब्रिड डेमोक्रेसी या हाइब्रिड निजाम भी नहीं समझती। काफी देर से नजर आ रहा है कि जो हाइब्रिड निजाम के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये निजाम वो भी पूरी नहीं करता। ये पूरी तरह से एक अथॉरिटेरियन निजाम है, और ये एक मजीद हमें उसका एविडेंस मिल गया है 27th अमेंडमेंट की शक्ल में। अब क्या हो रहा है कि आपने एक ओहदे को, एक फौज को, उसको बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिए हैं। आपने उसके जो सरबराह हैं उन्हें एक तरह से कंसोलिडेट कर दी है पावर उनमें, और उनको आपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है, सिर्फ उन फंक्शंस के लिए नहीं जो वो अपने काम से रिलेटेड निभाते हैं, बल्कि पूरी तरह से क्रिमिनल आपने इम्यूनिटी दे दी है उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। बहुत बड़ी बात है। उनको रिमूव करना फील्ड मार्शल के ओहदे को अब इम्पीचमेंट के थ्रू है, बहुत बड़ी बात है। तो ऑलमोस्ट सिंबॉलिकली आपने ये दिखाया है कि दिस पोजिशन इज अबव ऑल, दिस इज वेयर पावर एमिनेट्स फ्रॉम। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है इसकी। पर्सनली बहुत दुख है मुझे इसका। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अदलिया को भी कंप्लीटली कैप्चर कर दिया है। आपने एक ऐसे निजाम को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, जो यूजुअली उन ममालिक में बनाई जाती हैं जहां एग्जिस्टिंग अदालतों के पास जुडिशियल रिव्यू या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की पावर्स नहीं होती, आप उनको दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को वो पावर्स, नई पावर्स होती हैं वो। आपने एग्जिस्टिंग कोर्ट से लेके एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी, जिसके पहले बैच की अपॉइंटमेंट्स जो है वो क्लियरली एग्जीक्यूटिव करेगा। सो अब देखें, 68 साल उम्र है रिटायरमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की। 50s में लगेंगे कुछ लोग, 60s में लगेंगे, तो आप मीडियम टर्म तक तो वही जजेस चलेंगे, तो आप भूल ही जाएं कि अकाउंटेबिलिटी या स्क्रूटनी अदालतों से होगी। और जो इस सिस्टम के डिसीजंस हैं, फैसले हैं, डिजायर्स हैं, उन्हें इस अदालत से लेजिटिमेसी ही मिलेगी। वी कैन होप कि नहीं कुछ आए रेजिस्टेंस, लेकिन मुश्किल ही लगता है जिस तरह चीजें जा रही हैं। अब ये कब से शुरू हुआ? मेरा ये सवाल है बहुत कि क्या ये एक सिस्टम तो चल रहा था, ये ख्वाहिशात तो थी निजाम की, लेकिन क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इसी की एक कड़ी थी कि वो इसलिए लाया गया ताकि इस निजाम को, इमरान खान साहब से को निकाल के निजाम वही है जिसको चलाना चाह रहे थे, और उसी को इम्प्लीमेंट किया गया इन पार्टीज के जरिए? अब ये एक सवाल है। या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन उसके बाद के जो इवेंट्स थे, 9 मई हो गया, या इमरान खान साहब की जो रेजिस्टेंस है वो हो गई, और जो आसिम मुनीर के खिलाफ एक कैंपेन चली पीटीआई की तरफ से, वो है जिसने ये पाथ जो है, ये डायरेक्शन है जो सेट की। दीज आर क्वेश्चंस, मेरे पास इसके जवाब नहीं है, बट सोचने पे तो हम मजबूर होते हैं कि क्या ये एक ट्रैक है जो मतलब पटरी पे ही रहा, सिर्फ इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, या ये एक ऐसी चीज थी जो नई शुरू हुई कुछ साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? सो आई डोंट नो, आप लोगों का इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई एम स्टिल मेकिंग अप माई माइंड, बट दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स। अच्छा बेनी जी, आप पास हो गया था तो आप उस वक्त थोड़ी जरा सी एक्टिव हुई थी, पूछ रही थी ग्रुप्स में कि आप किसी के पास आया है। आगे आपने पढ़ लिया पूरा जो सेनेट से उसका आया है 27वीं तरमीम का?
पढ़ लिया निताशा, तकरीरें भी सुन ली, बड़े मजे की तकरीरें थी। इस पे बहस हो रही थी कि एफ का कैपिटल जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए। बड़ा बहुत पर खैर अब देखें, पार्लियामेंट का यही काम है, यही काम रह गया है। निताशा, मैं अक्सर इस तरह की जब चीजें होती हैं, कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कोई चीज जिस पे आप एक उम्मीद बांध के रखें कि चलें शायद कभी कोई मौका मिले। मुझे तो यहाँ पे कोई कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से जैसे रीमा कह रही थी, मुकम्मल कैप्चर जो है वो अब शायद हो गया है। मेरी इस पे राय, जैसे अभी रीमा कुछ सवाल पूछ रही थी, मेरे ख्याल से ये जो ट्रैजेक्टरी है एक मुकम्मल कैप्चर की, सेंट्रलाइजेशन की, ये शुरू तो पीटीआई के टाइम से या शायद उससे पहले भी हुई थी। और पीटीआई तो बहुत खुल के इसका, और मुझे वैसे इस बात पे कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में होते तो यही चीज़ें हो रही होती। लेकिन हमने ये देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक किस्म का आप कह सकते हैं तेजी पकड़ी इस प्रोसेस ने। एक जैसे कहते हैं ना, हाइब्रिड सिस्टम ऑन स्टीरॉइड्स, जल्दी जल्दी चीजें हुई। और अब हम देख रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम आई है। अ, मेरी राय में नताशा, मेरे ख्याल से इस सिस्टम के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए या उससे निपटने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। कभी एक तरीका कोशिश करते हैं, ये नहीं होगा तो चलें ये यहाँ से इस तरह कोशिश करते हैं। और वो इनसिक्योरिटीज क्या है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये जो निज़ाम है ये बड़ा विशस भी है, बड़ा सख्त भी है। एक इनसिक्योरिटी पीटीआई जरूर है, क्योंकि हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी, और बहुत से लोगों को मीडिया में भी थी, क्योंकि हमने देखा जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत रही थी पंजाब में। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि मुस्लिम लीग नून आएगी, लोग जो है पीपल्स पार्टी आएंगे, वापस इनके इक्तदार में आएंगे, इनको लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल से हमने नहीं देखी। आपको याद है कि जुलाई 2022 में एक बाई इलेक्शन हुआ था 20 सीटों पे, और पीटीआई ने स्वीप किया था। ये अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ महीनों बाद, उसके 2 महीनों बाद इमरान खान साहब 7 सीटों से नेशनल असेंबली की उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा था, 6 सीटें वो जीते थे। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद फिर हमने हमारा जनरल इलेक्शन। तो जो वो एक्सपेक्टेशन थी कि इनका वोट बैंक आहिस्ता 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 कम हो जाएगा, इनका वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा, वो 3 साल बाद आज भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नॉन पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से जो है वो एक इनसिक्योरिटी बन गई है कि ऐसा हो नहीं रहा। दूसरी इनसिक्योरिटी मेरी राय में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शायद जुड़ी भी नहीं है। वो जब 26वीं आईनी तरमीम ला रहे थे तो ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो कुछ इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं जो हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, जब आईनी बेंचेस बनेंगे ये खुद ही तंग आके शायद इस्तीफा दे देंगे। वो हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो कोर्ट शोट पकड़े और पिटिशन लेके पिटिशन पे पिटिशन वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए, खत पे खत उन्होंने लिखे बड़ी मुश्किल मुश्किल अंग्रेजी में। तो वो भी शायद एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम आज लानी पड़ी कि इनको मुकम्मल तौर पे इनकी फोर्स रिटायरमेंट करें, इनको फारिग करें। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आज कहा जा रहा था कि देखिए हमको अब शो कॉज नोटिस देंगे, अब वो आके बताएंगे हमें कि वो क्यों नहीं ट्रांसफर होना चाहते, और अगर हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो फिर हम उनको हटवा देंगे, क्या रिडीम्ड रिटायर कर देंगे। ये दो मेरे ख्याल से वजूहात है। लेकिन जो जो एक एक्सपेडाइट जिसने इस प्रोसेस को किया है वो मेरे ख्याल से ये दो सियासी जमातें हैं। वो पीपल्स पार्टी है और वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस जो थी वो छोड़ दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। आते साथ आपको याद है पहला फैसला ही ये था कि आईएसआई वेट करेगी ब्यूरोक्रेट्स को। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कैजुअलिटी है इस पूरी चीज में, कि कोई सियासी जमातों में से, आज भी मैं इनकी तकरीरें सुन रही थी, सेनेट में भी मैं इनकी तकरीरें सुन रही थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं बची। राना सनाउल्लाह साहब तो अब खुल के कहते हैं अगले 5-10 साल का प्लान हमारा तैयार है, हमारी नवाज शरीफ साहब से इस पर मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मेमन, आप क्या कहना चाहेंगी? आप कुछ हिस्टोरिकली बात कर रही थी। देखिए नताशा, ये जो प्लान इंस्टीट्यूशन का या एस्टेब्लिशमेंट का, ये कोई आज से नहीं था। ये आप समझ लें कि 2009-10 से इसके बारे में जो है वो बातें शुरू हो गई थी, जब जनरल कियानी जो थे वो आर्मी चीफ थे। तो आप देखिए कि 3 आर्मी चीफ यानी जनरल कियानी, राहील शरीफ और बाजवा जो है वो तो चले गए।
और ये प्लान जो है वो पूरा ना कर सके, लेकिन आज जो है वो ये प्लान पूरा हो गया। तो इसको थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि जरा कंटेक्चुलाइज कर लें कि हुआ क्या है पिछले 15 सालों में, कि जिसकी वजह से ये सब कुछ इस तरीके से जो एक नजर आता है। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद आपको पता है कि एक रे ऑफ होप थी, एक उम्मीद थी कि अब जमहूरियत की वापसी हुई है। तो उसके बाद जो है चीज़ें भी इस तरह की हुई। आप देखें कि 18वीं तरमीम हुई, एनएफसी अवार्ड हुआ, एक आर्मी चीफ का ट्रायल भी हुआ। मीडिया पे हमने वर्दी वालों के स्किट्स भी देखे, हमने अमन की आशा जैसे इनिशिएटिव्स भी देखे, एक रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी देखा 2013 में। लेकिन उसका जो है एंड क्या हुआ? एक अल्टीमेट केओस। और उसके लिए जो है इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हुए। उस टाइम ये कहा गया कि ये जो दो पार्टीज है, यानी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, क्योंकि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया आपस में, तो इनका एक मुक्का हो गया है। ये जो है ना, इनकी बारियां लगी हुई हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, तो ऑपोजिशन कोई नहीं है। और ये जो परसेप्शन बनाई गई कि जी वैक्यूम है ऑपोजिशन का, तो उसमें जो है खान साहब को एज अ थर्ड फोर्स लाया गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि नून और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। बता, गवर्नर राज भी लगा पंजाब के अंदर, नवाज शरीफ साहब मेमो गेट की एक हेयरिंग पे भी गए थे, गिलानी के आउस्टो को सेलिब्रेट भी किया नून लीग ने, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें थी। लेकिन खान साहब के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ने एक नैरेटिव बड़ा कामयाबी से बनाया, और वो क्या था? सियासी जमातों से नफरत, लिबरल प्रोग्रेसिव आवाजों से नफरत, सिविल सोसाइटी से नफरत, इंडिपेंडेंट मीडिया से नफरत। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान साहब रिमूव हुए, तो तब तक उनको लाने का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो चुका था। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अगर आप देखें वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और बाकी जो हैं वो सब इतने वीक हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही एक, कह लें कि बहुत थोड़ी है। नवाज शरीफ साहब के टाइम के अगर हम बात करें तो बहुत इश्यूज थे, यानी कि मुशर्रफ का एक ट्रायल भी उसमें बहुत बड़ा इशू था। लेकिन एक कोई और भी इशू था, जो था कि सीपेक को कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उसको हेड करें और क्रेडिट ताकि फौज को जाए, उसको रेजिस्ट भी किया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक आमे के थ्रू जो है उनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से भी हटवा दिया। आज वही नून के लोग कहते हैं कि क्या फायदा है जो हमने ये सब रेजिस्ट किया था। आज जो, यानी कि ये जो 27वीं तरमीम है, ये तो उसका बाप हो गया। वो तो एक हमने सीपैक या इस तरह की चीजों को हमने रेजिस्ट किया था, तो आज जो है सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास चला गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो उस वक्त हमने देखा था कि जुडिशरी भी जो है वो एक टूल थी। नहीं चला गया मेमल, या दे दिया एस्टेब्लिशमेंट को मैं सब वही, कुछ? मतलब मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज होकर वही कि हमने ही दे दिया, उनको अपना आप बाप अपनी बना बात। लिया। जी। तो उस वक्त हमने देखा कि जुडिशरी भी एज अ टूल जो है वो इस्तेमाल हुई, मीडिया भी बहुत हद तक हुआ। जिन्होंने रेजिस्ट किया, मैं अगर एग्जांपल दूं जंग जियो की या डॉन ने, उन्हें देखे कि उनके साथ क्या हुआ। 4 साल लगभग जो है वो जियो बंद रहा, जंग की वैन्स को जलाया गया, कंटोनमेंट के अंदर डॉन या जंग न्यूज वगैरह जो है इनकी सर्कुलेशन बंद कर दी गई, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह बंद हुई। अभी भी ये दो ग्रुप्स में फिर भी कहूंगी कि कदरन जो है वो लेते हैं, काफी स्टैंड लेते हैं चीजों के ऊपर। लेकिन असल में हुआ ये कि जो चीजें हमने पोस्ट मुशर्रफ गेन की थी वो काफी हद तक जो है वो चली गई। इसलिए इसका दुख भी बहुत होता है कि जो पार्टीज थोड़ी सी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती थी, आज हाइब्रिड को खराज तहसीन पेश कर रही हैं। यानी आज आर्टिकल 243 में जो तब्दीलियां की गई हैं, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उसको वो अपनी फतह करार दे रहे हैं, उसको आइन की फतह करार दे रहे हैं। तो मतलब अब पता नहीं ये क्यों है। मेरे भी कुछ सवाल हैं, जैसा रीमा ने सवाल करी थी, बेनजीर आप भी, मेरे भी कुछ सवाल हैं कि क्या ये इस तरह से कि ग्लोबली हमने एक लिबरल डेमोक्रेसी को जिस तरीके से चेंजेस आते देखा है, या ये सिर्फ एक फेज है? यानी कि कल तक अगर आप अपने नेबरहुड में देख लें, कल तक हम इंडिया की इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की एग्जांपल्स देते थे, और आज हमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि वहां की एक ब्राजीलियन कोई मॉडल है जिसने पता नहीं कोई कितनी सीटों के ऊपर जो है डिफरेंट नेम्स के, कोई सीमा है, कोई कुछ है, उनके नामों के नीचे वो वोट कर रही है। तो अब इसकी वजह से जाहिर बात है इस तरह जो एक तब्दीलियां हो रही है, और हमारे अपने मुल्क के अंदर जिस किस्म की आईनी तब्दीलियां हुई हैं, तो एक पेसिमिज्म है। मैं पेसिमिस्टिक हूं, लेकिन क्या फिर भी मुझे लगता है कि चलें, कहीं कोई इंडिपेंडेंट मीडिया है जो जहां पर थोड़ी बहुत आवाज उठा लेते हैं, एक सोशल मीडिया है, कुछ इंडिपेंडेंट जजेस हैं, सिविल सोसाइटी है, तो शायद शायद कुछ पुशबैक हो। मतलब ये सवाल है। आई होप देयर स्टिल दिस होप कि शायद देयर विल बी अ पुशबैक, लेकिन कब होगा? क्या हमारे लाइफ टाइम में होगा? क्योंकि आपको पता है रीमा के जब इतनी मार्शल लॉ आता आगे। था ना, नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी जरा
ज्यादा ही देखिए ना, जब मार्शल लॉ लगता था ना रीमा, तो मार्शल लॉ जब खत्म होता था तो उसके बाद एक जमहूरियत की हम्म। वापसी तो होती थी। तो हाँ होप, जो ये मैं तो कहती हूँ है। ना, उम्मीद, इस वक्त अब एक मार्शल लॉ सिविलियन गार्ड के थ्रू आप कह ले के है। हाँ यार, तो टोटली। उसको इसलिए उम्मीद कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं है, ये हमारी मेरा सवाल उम्र है। तो आपने कह कह के मुझे तो और भी परेशान कर दिया। नहीं नहीं रीमा, मतलब साइड में। मतलब अगले 20-30 सालों में शायद कोई व्यक्ति नहीं आए। लेकिन आई एक्चुअली अग्री अच्छा, मैं विद यहाँ पे आई। ये जरूर कहूंगी। सॉरी, हाँ सॉरी, लेट मी जस्ट से कि मैं आप गो हाँ, अहेड। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं मेरे ख्याल से ये जो हमारा एक फॉल्स सेंस ऑफ होप भी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो खामोश बैठे हैं, क्योंकि इस इंतजार में है कि बाद में, पहले भी वक्त आता था, बाद में कभी कोई वक्त आएगा तो फिर हम आवाज उठाएंगे, फिर हम वापस अपनी। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको वक्त मिलेगा, ये आपको स्पेस दोबारा मिलेगी, आपको रेजिस्टेंस का वक्त मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे ख्याल से वो वक्त आज है, और वो कल या परसों पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है वो वक्त कोई नहीं आएगा। ठीक है। मुझे लगता है हंसना नहीं चाहिए। वो हाँ। क्या, अच्छा और नताशा मुझे हमसे लगता है भी कि आगे, मुझसे आगे भी आगे आपकी चली कोई गई है, भी लाइफ टाइम भी नहीं, वो तो सो वैसे कॉल्ड ही चली गई। जमहूरी हुकूमत भी आएगी, अगर आपकी कोई सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत भी आएगी, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट भी अगर वापस आ गई, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, जिसकी भी गवर्नमेंट आई, वो इन सब चीजों को वहीं पे होल्ड करके रखेगी, क्योंकि इससे उनकी ताकत भी कंसोलिडेट होगी। अब कोई भी अपनी ताकत पे से अपना हाथ नहीं छोड़ेगा, अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा, अपनी पावर्स वापस नहीं करेगा पार्लियामान को या अवाम को। ये सब बातें अब खत्म हो गई हैं। मेरा ख्याल है हमें इस पे बड़े प्रैक्टिकली देखना चाहिए। देखें, ये जब बहुत बड़ा क्लैश होता है ना, तो उसके जो रेवर्बरेशंस होती हैं वो बहुत मीलों दूर तक और बड़ी देर तक महसूस होती हैं। तो जो इमरान खान ने चैलेंज किया था एस्टेब्लिशमेंट को, उसके अंदर कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं रह गए थे। जो पहले चैलेंज होती रही थी एस्टेब्लिशमेंट, यानी मुशर्रफ के बाद से जो चैलेंज होती रही थी, उसमें रूल्स ऑफ द गेम थे कुछ, थोड़े बहुत वो ऑब्जर्व कर लेते थे। बहुत से ऐसे थे जो सिविल साइड वाले ऑब्जर्व कर लेते थे। फिर वो वीओएनसी के बाद कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं रह गए। और कोई जब ऐसी लड़ाई होती है जिसके अंदर हर पंच पे आप नॉकआउट कर सकते हो, तो फिर उसके अंदर ये होता है कि जब अगला भी फिर मारता है ना, तो वो फिर ऐसी ही मारता है कि वो इतनी जोर का वो आपको मार सकता है कि आगे से आपका भी इस साइड का कुछ भी ना बचे, जो कि अब हम देख रहे हैं। आपका एक प्लान होना चाहिए जब आप चैलेंज करते हो बहुत ताकतवर फोर्स को, तो आपका कोई प्लान होना चाहिए कि अगर मैं हार गया या मैं हार गई इस चैलेंज में, तो उसके बाद क्या होगा। जब इमरान खान साहब उस चैलेंज से थोड़ा हार गए, जो उन्होंने बड़ी कोशिश की बट वो हार गए, तो उसके बाद हमने देख लिया क्या हुआ। अब उनकी पोजीशंस कंसोलिडेट होती जाएंगी, और ये कोई गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी राइट्स, अनलेस की कोई बहुत बड़ी ग्रास रूट मूवमेंट आती है जो कि इन पार्टीज के साथ नहीं होगी। अगर मैं इमरान खान की जगह हूं, तो मैं पावर में आके क्यों ये पावर्स वापस करूं? मैं तो नहीं करूंगी। अगर मैं इन पार्टीज की जगह हूं, तो मैं क्यों वापस करूं ये पावर्स? बिल्कुल भी, हम तो देंगे साथ एस्टेब्लिशमेंट का, भाई हमें और ज्यादा वो सिक्योर कर रहे हैं। और अगर मैं एस्टेब्लिश हूं, तो मैं तो फिर करना ही नहीं चाहती ना इन द फर्स्ट केस। तो मेरा ख्याल है हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये चीजें वापस होंगी। इसके लिए 10 एक साल का वक्फा रखते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम्म। कि शायद निजाम उस हद पे आ जाए जहाँ पे चल ही ना सके। अच्छा, दो तीन चीजें। एक तो ये कि मैं बेनजीर से एग्री करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। उनको कुछ रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो भी सिनिकल हो गए थे कि पावर के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट अवाम में उस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी या हमायत नहीं थी कि वो इलेक्शंस के थ्रू वापस पावर ले सकें। पीपल्स पार्टी का थोड़ा बेहतर इसमें पोजीशन है, क्योंकि सिंध में उनकी है एक उनका वोट बैंक, लेकिन नून लीग के लिए ये वाहिद रास्ता था, और उन्होंने टोटली इस पे रिलाय किया है। और उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब की एक सियासत थी रेजिस्टेंस की, उसको एक तरह से बिल्कुल खत्म कर दिया है इतनी आईनी प्रोटेक्शन देके। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरे लिए अब भी सवाल है कि जो सिस्टम की ख्वाहिश तो ये थी, अरसे से थी, जैसे महमल भी बात कर रही है, लेकिन क्या बीच में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इवेंट्स ऐसे बनाए गए कि फिर से वो एक कंट्रोलिंग सीट में आ जाए एस्टैब्लिशमेंट और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके? ये भी एक सवाल है, क्योंकि बीच में देखिए जिस शख्स ने इवेंचुअली इसको पॉसिबल बनाया, ये बाजवा फैज तो नहीं है, ये एक और शख्स हैं। तो इन्होंने क्या ऐसा किया कि अपनी तरफ जो पूरी एक वेव है वो उसको उन्होंने राइड किया और अपनी तरफ उसको किया? ये भी एक सवाल है। तीसरी चीज, आखिरी एक थोड़ी रे ऑफ होप तो नहीं है, बट अगर हम तारीख हमारी देखें,
कि इस तरह की जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है और आइन में जिसको कोई प्रोटेक्शन दी जाती है, मोस्टली ये हमने मार्शल लॉ के दौर में देखा है, कभी ना कभी उसका रिवर्सल होता है। और वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ही वो कुछ लोग हैं वो मिल जाते हैं और उसको रिवर्स करने में मदद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ऐसा होता है तो पूरी तरह से मैं राइट ऑफ नहीं करूंगी कि अब यही है और ऐसा ही रहेगा। हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने ये जो एक सिस्टम है, एक शख्स की जात के इर्द गिर्द काफी हद तक घूमता है, आपने उनको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन इसके बाद भी और लोग आएंगे, कोई भी इमॉर्टल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये पॉसिबल है कि ये वाले जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं इसमें हम कोई चेंज देखें। हमारी तारीख तो हमें ये दिखाती है, अनलेस हम बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड अब दौर में हैं जो हम तारीख से कुछ भी नहीं सीख सकते। बट ओवरऑल आई जस्ट से एंड आई स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल फोर ऑफ अस कि बहुत बहुत दुख होता है ये देख के। एटलीस्ट आई डोंट नो नताशा आपका क्या है इस पे व्यू पर आई डोंट थिंक मैं एक्सपेक्ट करती थी, मैं अब अपनी वीडियोस देखती हूँ 3-4 साल पुरानी भी, एक होप थी, एक उम्मीद थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जब हम क्रिटिसाइज करते थे एक उम्मीद के साथ करते थे कि शायद कुछ बदलाव आए, शायद कोई बेहतरी आए। अब जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, नोइंगली करती हूँ कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मैं सिर्फ अपने आप को बहलाने के लिए, अपने सुकून के लिए कि एटलीस्ट मैंने बात कर ली, जो मैं सोच रही हूँ उसको एक्सप्रेस कर दिया, इट इज मेरली दैट, अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विद नो होप कि कोई सुन भी रहा है, किसी को फर्क भी पड़ता है दलील क्या है। सो वो होपलेसनेस बहुत ज्यादा है और जेन्युइनली एक मुझे दुख है कि आपने आईनी प्रोटेक्शन दे दी एक ऐसी चीज को जो डिफैक्टो होगी, लेकिन आपने एक तरह से जो आइन की सैंक्टिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मुझे बीच में रीमा कह रही थी कि आपको क्या, मुझे इसमें हाँ। सिर्फ कह रही थी मुझे मजा आ रहा है। वो मुझे इसलिए मजा आ रहा है कि जब आप बिल्कुल बेबस हो जाते हो तो देख के थोड़ा हंस ही लो, शुगर ही कर लो, चीजें ही ले लो। तो मैं तो उस चीजें वाली स्टेज पे पहुंच गई हूँ। ये हमारे दोस्त हैं अली आफ्ताब, हम सबके दोस्त हैं, ये उनकी फिलोसफी ऑफ लाइफ है। मैं एग्री हाँ। करना शुरू हो गई उनके साथ कि चीजें ले लो, बाकी हमारा कोई खास पावर हमारे पास नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी हिट कर दें, नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम इसी हफ्ते एक और वीडियो अपलोड करेंगे किसी सोशल इशू पे, हम अभी उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इफ यू हैव समथिंग इन माइंड तो सजेशंस भेजें, हम देख लें कि आप क्या चाह रहे हैं हम क्या डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।